conformational isomerism. Now what is this conformational isomerism? What are conformers? उसके बारे में देखते हैं. So उसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपको ले जाना पड़ेगा कहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल. आपको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा किस तरीके से हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं. थोड़ा सा आइडिया मैंने पहले भी आपको दिया था, थोड़ा अभी मैं देने जा रहा हूँ. सो चेक करेंगे क्या होता है. नॉर्मली जब हमने किसी मॉलिक्यूल को लिखना होता है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मीथेन. मीथेन को जब आप लिखते हो, है ना, सिंपल रिएक्शन लिखते वक्त तो कैसे लिखते हो? या एक कार्बन लिख देंगे, इधर एक हाइड्रोजन इधर लिख देते हो, एक इधर और एक इधर. यस और नो? ऐसे लिखते हो ना मीथेन का स्ट्रक्चर अगर लिखना है तो. यस सर। लेकिन ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है. क्या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है? सिंपल ये बता रहा है कि कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है, अकेली ये इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है. लेकिन एक्चुअल में जो इसकी ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, उसके बारे में कोई भी चीज नहीं बता रहा. फिर हम क्या करते हैं, इसी को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं. कैसे? ये कार्बन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, एक हाइड्रोजन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, और एक हाइड्रोजन इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं. लेकिन वहां से भी हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती. रीजन बीइंग, इस एंगल को तो हम बोल देते हैं कि कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट है. लेकिन ये जो बाकी एंगल हैं, इनको हम नहीं बता सकते कि ये कितने के हैं. अदरवाइज वैसे हम लिख देते हैं कि ऑल द एंगल्स आर सेम. तो इस तरीके से यहाँ पे हम करते हैं, है ना. ये था आपका सेकंड तरीका. लेकिन इससे भी उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, जो स्ट्रक्चर है वो हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. तो इसके लिए एक और हमारे पास फॉर्मूला रहता है रिप्रेजेंट करने का, दैट इज वेज फॉर्मूला. तो उसमें थोड़ा सा सही रिप्रेजेंटेशन रहता है. वो कैसे? ये दो बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. जो बॉन्ड हमारे नजदीक की तरफ को आ रहा है, थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल है ना, तो इस तरीके से हमारे पास चार ग्रुप होंगे. चार ग्रुप में क्या, एक ग्रुप जो होएगा वो हमारी तरफ आ रहा होगा, एक एटम. एक एटम हमारे से दूर जा रहा होगा, ये वाला. दो एटम जो होंगे उस सेम प्लेन में होंगे या तीन एटम जो होंगे उस सेम प्लेन में होंगे. समझ आया? ये सुनो, यहाँ पे आपको पता है जो चीजें हमारे नजदीक होती हैं वो हमें क्या दिखती हैं, साफ दिखती हैं, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डार्क कर रखा है. ये डार्क क्यों किया? क्योंकि ये हमारे नजदीक की तरफ को आ रहा है. आप ये समझ लो आपके मोबाइल से बाहर की तरफ को निकल रहा है. ये जो डैश डैश लगा है, इसका मतलब क्या है, दूर जा रहा है. क्योंकि दूर की चीजें क्या होती हैं, धुंधली दिखाई देती है ना, क्लियर नहीं दिखाई देती. ओके, तो इसीलिए ये डैश लगा के किया. और ये तीन एटम है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, इनको क्या करा हुआ है, नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किया है. इसका मतलब क्या, ये कहाँ पे हैं, ये सेम प्लेन में है. ठीक है, कौन से प्लेन में है, जहां पे आपका मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन है, उसी प्लेन के अंदर ये तीनों हैं. कौन? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन. तो ये थी रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, मॉलिक्यूल की, थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल की, जिसको हम नॉर्मली क्या लाइनों से ड्रॉ कर देते हैं. अगर ये चीज क्लियर हो गई हो तो मैं आगे मूव करूं. यस सर। ये सिंपल सेंटर था, सिंगल एक सेंटर के केस में, अगर एक ही कार्बन है उस केस में है. अगर मान लो इथेन मॉलिक्यूल हो तो, ये इथेन मॉलिक्यूल इस तरीके से हम लिख देते हैं जिसको. अगर इथेन मॉलिक्यूल को थ्री डी में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप क्या करो, वही वेज फॉर्मूला यूज करके ये कार्बन लिख दिया, एक जगह पे लिख दोगे मिथाइल ग्रुप, और बाकी जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग लाइन से और एक सेडर लाइन से, इस तरीके से. समझ आ गया कि नहीं? ये भी क्या है, इथेन का स्ट्रक्चर है. लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ से, अब ये जो इंफॉर्मेशन है, जब हम कन्फॉर्मर की बात करेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात करेंगे, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है. तो अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, अब ये जो हमारे पास फॉर्म आई हुई है, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि थ्री डी में किस तरीके से ये मॉलिक्यूल होता है वहां तक हम पहुंच पाए. ओके. सो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इथेन को अगर थ्री डी में रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, है ना. क्या करेंगे,
एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाएगी और अब यहाँ पे क्या तीनों हाइड्रोजन को दिखाया जाएगा। एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया और एक इधर दिखा दिया। समझ पा रहे हैं इसको? क्या साइड से यहां जैसे कोई पर्सन बैठा हुआ है और वो मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, देख रहा है, यहां से देख रहा है। जब यहां से देखेगा तो साइड में से इस तरीके से उसको दिखाई देगा मॉलिक्यूल। ये सिचुएशन है। समझ आ गया? ये सुनो, ये देख लो कैसे। यस सर। ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और इसके साथ तीन तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो दिखा दिया हमने। ठीक है, समझ आ रहा है? ये सुनो, यहाँ पे अगर कोई चीज पूछने यस लायक सर। है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। क्या ये मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन से देख रहा है तो ये इस प्रोजेक्शन को क्या बोल देते हैं? इसको बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। समझ पा रहे हैं वर्ड का मतलब, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन का? अगर आपको पता हो, क्या छोटे स्कूलों में जब जाते हैं आप, है ना, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अभी जो कि एंटर ही करते हैं स्कूल के अंदर, उनके लिए पार्क वगैरह बने रहते हैं। तो पार्क के अंदर घोड़े पड़े होते हैं ना, और घोड़ों के क्या सींग होते हैं या कान होते हैं, क्या होते हैं वो, वहां से पकड़ के जब घोड़े के ऊपर बच्चा बैठता है तो वो झूलता है उसके ऊपर, है ना। सेम उसी तरीके से ये भी है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। क्यों बोला इसको? ये आगे वाले हाइड्रोजन को आप समझ लो, ये क्या है, सींग है। इसके ऊपर ये जो पूरी बॉन्ड दिखा रहे हैं हम दो कार्बन के बीच में, इसके ऊपर बैठेगा और ये पीछे उसकी टेल आ गई, है ना। इस तरीके से ये दो टांगे आगे, एक नीचे, ये दो हाइड्रोजन और ये दो टांगे पीछे वाली। समझ आ गया? ये सुनो। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन का यस मतलब सर। क्या है, क्यों ऐसे इसको टर्म यूज करा। अब ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है, यहाँ पे मैंने दोनों हाइड्रोजन को, अगर आप देख रहे हो, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, पैरेलल है, ये वाले। अगर ये पैरेलल है तो ये वाले हाइड्रोजन भी आपस में पैरेलल है और ये वाले हाइड्रोजन भी आपस में पैरेलल है। इस तरीके से सिचुएशन आ रही है मॉडल में। जब आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये दिख रहा होगा आपको। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यही हाइड्रोजन क्या करें, कुछ दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट कर दें। तो वो भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके लिए। ये एक प्रोजेक्शन हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। चेक करना, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को तो वहां के वहां रख दिया जहां पे पहले था, इस हाइड्रोजन को भी वहीं रख दिया और इस हाइड्रोजन को भी वहीं रख दिया जहां पे ये थे। लेकिन जो इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, इनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। कितने एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया, 60 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट कर दिया। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब आप बोलेंगे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। पहले वाले में हाइड्रोजन यहाँ पे था, मतलब ये हाइड्रोजन के पैरेलल में ये पोजीशन आ रही है, ये दोनों हाइड्रोजन के बीच में अब ये हाइड्रोजन दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे भी हर हाइड्रोजन के केस में यही है। तो ये जो पहले वाला फॉर्म था, इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं अभी, आगे और ज्यादा इसको करेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है आपको पता है क्या? दिस सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इस तरीके से होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो उसमें क्या होता है, एक बॉडी जो होती है हेवनली बॉडी, वो दूसरी बॉडी को क्या कर देती है, कवर कर देती है। यही होता है, यस और नो। एक बॉडी दूसरे को कवर कर यस देती सर। है। यहाँ पे भी सेम वही सिचुएशन है। ये जो हाइड्रोजन है, अगर आप इसको इस एंगल से देखें तो ये दूसरे हाइड्रोजन को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोल दिया। और ये जो दूसरी फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, पता है किसी को? एस से बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं इसको, अगर किसी को पता है तो बताए, अगर नहीं है तो भी बताए। हाँ बच्चे, नहीं पता? इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। सर। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। समझ आ गया? ये दो चीजें तो समझ आ गई होंगी, एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म मतलब क्या, एक एटम दूसरे एटम को, या एक ग्रुप दूसरे एटम को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म। और दूसरी आ गई स्टैगर्ड फॉर्म। यही फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का, ये तो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन था ना। कौन सा प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये था सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। इसी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, न्यूमैन प्रोजेक्शन हम बोलते हैं। किससे? न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे रहता है उसको समझ लेते हैं पहले। पहले तो हम रिप्रेजेंटेशन सीख लें, यही बहुत बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। व्हाट इज दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन? ये जो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन है,
इसी में विजुअलाइज करने का अगर तरीका आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखो अभी हम कहाँ से देख रहे थे, साइड से चेक कर रहे थे ना मॉलिक्यूल को। ये देखो कहाँ से दिखाया था मैंने, आइज कहाँ पे है, यहाँ पे। इधर से देख रहे हैं तो ये भी दिख रही है, बॉन्ड भी दिख रहा है, ये हाइड्रोजन भी इस तरीके से दिख रहे होंगे। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को आप कहाँ से देखना चालू कर दो, इसके बिल्कुल सामने से देखना चालू कर दो, यहाँ से, इस तरीके से। समझ आ रहा है, ये सुनो, कहाँ से देखना चालू कर दो, बिल्कुल सामने से देखना चालू कर दोगे अगर इसी मॉलिक्यूल को, तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। क्या सिचुएशन आ जाएगी देख लो। अब आपको ये जो कार्बन है ये तो दिख रहा होगा, इसके पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा होगा। समझ आ रही चीजें, क्या बोला मैंने? ये जो सामने वाला कार्बन है ये तो दिखेगा आपको, लेकिन इसके पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा है तो चेक करो किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये सिचुएशन इसमें कुछ और हो जाएगी, समझना इसको। यहाँ पे सर्कल की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ऐसे। मैं दोनों फॉर्म को रिप्रेजेंट करूंगा तो इसलिए दो सर्कल मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। चेक करना अब कौन सी होएगी स्टैगर्ड पोजीशन और कौन सी होएगी एक्लिप्स्ड पोजीशन, उसको देखना। सो एक्लिप्स्ड पोजीशन कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। जब आप इसको कहाँ से देख रहे होंगे, साइड से देख रहे होंगे, इस साइड से देख रहे होंगे, तो ये कार्बन तो आपको दिख रहा होगा, तो उसको मैंने सेंटर में लिख दिया। इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन जो कि जुड़े हैं वो भी दिख रहे होंगे प्रॉपर, तो उनको भी लिख दे रहा हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ पे होएगा, है ना, दूसरा हाइड्रोजन इस तरीके से निकलेगा, और तीसरा हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होएगा इसके साथ, है ना। ये आ गया सामने वाला कार्बन। इसी तरीके से वो जो पीछे वाला कार्बन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे। ये जो बाहर वाला सर्कल है यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन उसका बॉन्ड आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसीलिए क्या यहाँ से दिखाऊंगा बॉन्ड। ये चाहे यहाँ से दिखा दो, जैसे एक्लिप्स फॉर्म दिखानी है तो यहाँ से आएंगे हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं इस चीज को, यस और नो? इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुकना, आपने गलती से ड्रॉ होगी, स्टैगर्ड फॉर्म लग गया था ड्रॉ करने। ओके, सो इस चीज को समझो, ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है। पता चला कैसे एक्लिप्स फॉर्म है? ये वाला वो कार्बन जो कि आपको सामने से दिख रहा होगा, बिल्कुल इसके पीछे एक और कार्बन होएगा, लेकिन सामने वाले कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और पीछे वाले कार्बन के साथ भी क्या ऐसे ही तीन हाइड्रोजन क्या है, बॉन्डेड है, जो कि आपको दिख रहे हैं बिल्कुल पीछे जाके। यस, क्लियर है बच्चे? यस सर। हाँ, ये कौन सी फॉर्म आई, एक्लिप्स फॉर्म, है ना। क्योंकि मैं पूरा नहीं कवर कर रहा हूँ हाइड्रोजन को, अगर चाहें तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलते हुए दिखा सकते हैं, लेकिन उससे क्लैरिटी नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस में डाल दे रहा हूँ। अदरवाइज द एंगल बिटवीन दीज टू इज 0 डिग्री। ओके, अब मैं बात करने जाऊँ, इट इज एक्लिप्स फॉर्म। बट अबाउट स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म को कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपली पहले वाले को वैसे ही ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, ये इस तरीके से। लेकिन जब आएगी बात किसकी, स्टैगर्ड फॉर्म की, किसकी बात आएगी, स्टैगर्ड फॉर्म की, तो आपको करना क्या रहेगा। अब ये जो हाइड्रोजन आपने ड्रॉ करना है पिछले वाले कार्बन का, एक आ जाएगा यहाँ पे, एक आ जाएगा यहाँ पे, और एक आ जाएगा यहाँ पे। दीज आर द स्टैगर्ड फॉर्म, है ना, एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया, यस और नो? हाँ यस बच्चे, सर। हाँ, अगर ये क्लियर हो गया तो अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन कर दूं, क्या क्वेश्चन कर दूं कि बच्चे बताओ कि एक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में कौन सी ज्यादा स्टेबल होएगी, है ना। क्योंकि आप टीजीटी के लिए शायद ट्राई कर रहे हैं ना मोस्टली, ज्यादातर लोग कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना। यस सर। कमीशन में क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज अगर आप सिंपली किसके लिए, टीईटी के लिए, टेट के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी के लिए कर रहे होते तो उसमें आपको सिंपल आइसोमरिज्म में से आएगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं किसके लिए, कमीशन के लिए, तो फिर वहां पे आपको क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में से, कन्फॉर्मर में से, और कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में से, और साथ ही साथ कहाँ से रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में से, डायस्टीरियोमर, एनांशियोमर, इस तरीके के क्वेश्चन। ओके, तो बताएंगे। वैसे भी अब लेवल टफ करे जा रहे हैं, आपको पता लग ही गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा वो चीजें जो कि बीएससी में भी आपने कर रखी हैं। हाँ जी, हाँ बच्चे, कौन सा स्टेबल होएगा और कौन सा कम स्टेबल होएगा, बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? हाँ माया बताओ, हैंड रेज कर रहे हैं आप, अब पता नहीं गलती से हो गया या कैसे। सर गलती से हो गया। हाँ,
तो बताओ, वैसे भी बता सकते हो आप, इतना टफ भी नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा टफ थोड़ी मैंने पूछा। बोलो जल्दी बोलो। सर इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल होगा। एक्लिप्स वाला आपके अकॉर्डिंग ज्यादा स्टेबल होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, इट इज 60 डिग्री एंगल। एक फॉर्म दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन थ्रू सिंगल बॉन्ड, ये चीज है। हाँ जी, आप बोलो। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप क्या करो, आपके पास दो पेन तो होंगे ना। हाँ बच्चे, हैं दो पेन है। यस यस सर। सर। अगर दो पेन आपके हाथ में हैं, उन दोनों पेन को क्या करो, इस तरीके से खड़ा करो अपने हाथ में, इस तरीके से खड़ा कर दिया। यहाँ पे समझो कि कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसके बिल्कुल सेंटर में कौन है, कार्बन। सेम यहाँ पे समझो, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। समझ आया, ये सुनो। पकड़े पेन या नहीं पकड़े। पकड़े हैं सर। हाँ, तो फिर इस तरीके से ठंड लग रही होगी ना हाथों में। ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, दे आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, ऐसे करके इसको समझो। हाँ, और ये दोनों हाइड्रोजन, एक केस आएगा जब ये पैरेलल होंगे, तो मेरे को बताओ कि उस केस में डिस्टेंस ज्यादा होएगा, या फिर आप क्या करो, एक पेन को हल्का सा किसी एंगल पे रोटेट कर दो, मान लो ऐसे करके आप इसको कर दो, इस पेन को हल्का सा रोटेट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो उस केस में हाइड्रोजन की डिस्टेंस ज्यादा होगी, या इस केस में, फर्स्ट केस में हाइड्रोजन की डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये बताना आपने अकेला, अभी आपके पास प्रैक्टिकली है सर चीजें। सेकंड में ज्यादा होगी। सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा होएगी। अगर सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होएगी। स्टीरिक क्राउडिंग सुना था, यस और नो। सबसे पहला इफेक्ट कराया था ना, स्टीरिक सर इफेक्ट। बढ़ेगी। हाँ, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी स्टेबिलिटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें मॉलिक्यूल क्या होएगा, ज्यादा स्टेबल होएगा, इसमें क्या होएगा, लेस स्टेबल होएगा। समझ आया, समझ आया कि नहीं। हाँ बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं, यस यस। सर। हाँ, तो इसीलिए ये वाला जो है स्टैगर्ड फॉर्म, इट इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू व्हाट, एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर हो गया, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बच्चे। यस सर। हम्म, तो अगर ये क्लियर हो गया, तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ फिर, है ना, कहाँ पे। ये था आपका प्रोजेक्शन, सॉरी, किस तरीके से प्रोजेक्ट करा जाता है मॉलिक्यूल। कन्फॉर्मर क्या होते हैं, अब आपको कन्फॉर्मर समझ आ गया होगा या नहीं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, क्लियर हुआ। व्हाट आर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। हाँ बच्चे, व्हाट आर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कुछ क्लियर हुआ या नहीं। बोल ही जाए आप लोग, कुछ तो क्लियर होएगा। यस सर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, क्या क्लियर हुआ, बताएंगे। क्या क्लियर हुआ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का। सर हम्म? स्ट्रक्चर बताया है ना इसमें क्लियरली। नहीं, वो तो बताया, लेकिन कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, सिंपली स्ट्रक्चर नहीं बताया। इसमें आप ये समझो कि एक मॉलिक्यूल में अगर वो सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस अगर दूसरा सेंटर क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है, तो हमारे पास क्या बन के आते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बन के आते हैं। समझ आई चीज, यस और नो। जैसे यहाँ पे पेन को घुमाया ना आपने, तो एक पेन को तो आपने फिक्स रखा, दूसरे पेन को आपने क्या किया, रोटेट किया, तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस जब मॉलिक्यूल का एक सेंटर रोटेट कर जाता है, तो उसकी वजह से क्या आते हैं, डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स हमारे पास आते हैं। समझ आया, यस और नो। अब तो क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो यस दोबारा सर। समझ लो क्या। ये था देखो, ये आपके पास दो बॉन्डेड सेंटर हैं, दो बॉन्डेड कार्बन हैं, जिनके साथ इस तरीके से और एक ऐसे जुड़ा हुआ था, है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन, ऐसे करके समझ लो। ओके, अब आपने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है ना, इनको रोटेट करना चालू कर दिया। इसको मैं नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं नंबर 2 बोल रहा हूँ, इसको नंबर 3 बोल रहा हूँ, अदरवाइज वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज, है ना, ये आपको पता है। हम इसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा हाइड्रोजन कौन सा है, क्योंकि हाइड्रोजन सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। यस, पता है कि नहीं। सारे के यस सारे सर। हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, उनको आप पहचान थोड़ी सकते हैं कि हाँ भी ये वाला हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये वाला हाइड्रोजन नंबर 2 है। लेकिन हमने कंसीडर किया कि इस हाइड्रोजन को अगर इसकी जगह पे ले आए,
और इसको इसकी जगह पे ले आए, और इसको इसकी जगह पे ले आए, या कुछ एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर दें, मान लो मैं 1 डिग्री एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन कहाँ जैसे पहुंच जाएगा? लेट अस कंसीडर यहाँ जैसे, यहाँ से यहाँ जैसे पहुंचेगा। दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चेक करना। हाइड्रोजन कहाँ पे पहुंच गया? ये वाला यहाँ पे पहुंच गया, दूसरे वाला यहाँ जैसे पहुंच गया, तीसरे वाला यहाँ जैसे पहुंच गया। तो ये जो हमारे पास फॉर्म आएगी, इसको क्या बोलेंगे? उसी मॉलिक्यूल की न्यू कॉन्फॉर्मेशन बोलेंगे। और ये जो दोनों आपस में है, कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, लेकिन उनका क्या, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया एक कार्बन सेंटर के अराउंड। तो हम क्या बोल देंगे इसको? कॉन्फॉर्मर्स बोल देंगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोल देंगे। समझ आया? यस और नो? यस सर। हाँ। तो व्हाट इज कॉन्फॉर्मर, व्हाट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। किस तरीके से हम करते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये समझ आ गया आपको, तो फिर आगे मैं मूव करूंगा। नेक्स्ट विल बी ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना? अगर ये क्लियर हो गया तभी हम आगे मूव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं मूव कर पाएंगे। अगर थोड़ा इसको और अच्छे से आप करना चाहते हैं, मैं एक आपको बुक से डायग्राम करके दिखा देता हूँ, वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएगा शायद। एक सेकंड देना मेरे को ना। यस, द पेज नंबर विल बी अप्रोक्सीमेट 160 आई थिंक। एक टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ मैं इसके लिए, आपने देखना कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या होती है कॉन्फॉर्मेशन, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा। पहले मैं नॉर्मल के केस में लूंगा, फिर साइक्लिक कंपाउंड में भी अगर आपने देखना होगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। चेक करना, स्क्रीन विजिबल है? हाँ बच्चे, इफ स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके, साइज बढ़ाऊं थोड़ा, देख लेना। ठीक है? ये सुनो, बुक में क्या है, यहाँ पे 3D में दे रखा है ये, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा एक्सप्रेस करना आपको। एक सेकंड मेरे को देखने देना, पीछे कहाँ से स्टार्ट है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। नो, दिस इज द स्टार्टिंग आई थिंक। अब यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन जो है ना, बहुत बहुत ही बढ़िया इसने दे रखा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको यूज करेंगे। चेक करो, ये है, ये आपके पास सिचुएशंस है। ये एक फॉर्म है ना? ये दूसरी फॉर्म है, या वही फॉर्म है, सॉरी, स्टैगर्ड फॉर्म को ही बता रहा है। इथेन के लिए स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, समझ पा रहे हैं इस चीज को? यस और नो? ये जो डायग्राम आपके यस सामने सर। है स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन की, है ना, ये भी स्टैगर्ड ही है, ये जो इधर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखना, अभी पेन का मार्क देखता हूँ मैं करके, अगर चल रहा है तो बताना मेरे को। हाँ, चल जाएगा, अदरवाइज तो देखना मार्क हो रहा है। बच्चे, मार्क विजिबल है आपको? यस सर। ओके, विजिबल है ना? यस यस तो ये सर। देखो, ये सारी की सारी क्या है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इसमें ड्रॉ कर रही है। क्या इस तरीके से सिचुएशन होगी 3D में? ये इधर आ रहा है, मतलब यहाँ जैसे इसके बिल्कुल सामने अगर हम बोलें एक एटम होना चाहिए था, अगर ऐसे ही मॉलिक्यूल की सेंटर दूसरा भी होता, लेकिन क्या ये बिल्कुल बीच में जा रहा है और 2 हाइड्रोजन एटम इसके सराउंडिंग में आ रहे हैं। ओके, फर्दर इसकी बात करें, ये भी क्या इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसकी बात करें, ये भी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से सिचुएशन है, इसको इस यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करी हुई है। आप चेक कर रहे होंगे क्या, अगर इस हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने होता, तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन आ रहा होता, ये प्लेन है उसका, है ना, सेम यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा होता अगर ये बिल्कुल पैरेलल में होता, लेकिन क्या वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बोल दिया। समझ आ गया कि नहीं? यस और नो? व्हाट इज स्टैगर्ड यस कॉन्फॉर्मेशन, सर। है ना? और एंगल का भी इसने बता दिया, डाइहेड्रल एंगल क्या होता है। ये फाई, यहाँ पे ये फाई से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको बोल देते हैं हम एंगल, डाइहेड्रल एंगल। एक्लिप्स फॉर्म देख लो यहाँ पे किस तरीके से होगी, ये है। ये अब हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म है, बिल्कुल उस हाइड्रोजन के पैरेलल में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पैरेलल में हाइड्रोजन आ रहा है, इस हाइड्रोजन के पैरेलल में ये हाइड्रोजन आ रहा है, और इस पैरेलल कार्बन के पैरेलल में बिल्कुल कार्बन आ रहा है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया, देख लो, ये सामने वाला कार्बन है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है, और इससे पीछे वाला कार्बन इससे रिप्रेजेंट कर दिया जिसमें 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके, समझ आ गया?
आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यस सर। बुक के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है वहां तक पहुंचना हमारे बस का तो नहीं है अभी, है ना, क्योंकि इतना ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने उतना ड्राइंग करी भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो सो ये था आपका किसके बारे में, कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। इसी में अगर हम आगे मूव करें, ये है क्या, स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, रोटेशन के बारे में बताएगा। स्टेबिलिटी का पता कहाँ से चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी से पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, स्टेबल है ना, एनर्जी कम मतलब क्या, स्टेबल। पानी की एनर्जी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कम होती है, तो इसीलिए वहां पे ये क्या होता है, स्टेबल। तो सेम चीज, स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी क्या, कम। बाद में रोटेट कर गया, मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है ना, तो रोटेट करा तो कौन सी फॉर्म आ गई, एक्लिप्स फॉर्म आ गई। एक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी क्या, ज्यादा। एक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी क्या, ज्यादा, ये एक्लिप्स फॉर्म है। और उसके बाद कौन, दोबारा से जब ये किस में चेंज हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, तो दोबारा से एनर्जी क्या, कम। यस, क्लियर है कि नहीं। हाँ बच्चे, क्लियर हो रही चीज। यस सर। स्टैगर्ड फॉर्म एंड एक्लिप्स फॉर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड प्लीज। अगर ये हो गया, फर्दर इसमें साइक्लिक भी ले रखे हैं, लेकिन पहले आप ब्यूटेन का देख लो, ब्यूटेन के केस में किस तरीके से कॉन्फॉर्मेशन दे रहा है। ब्यूटेन में क्या होएगा, जहां पे सारे के सारे हाइड्रोजन हैं उसकी जगह पे दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। कितने ग्रुप आ जाएंगे मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप। अब आप देख लो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ये आ गया, एक मिथाइल ग्रुप ये आ गया, ये कौन सी फॉर्म, एंटी कॉन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में क्या होएगा, एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में क्या हो गया, ये देख लो, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। गौचे कॉन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप तकरीबन नजदीक नजदीक है ना, ये दोबारा से एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। ये गौचे मतलब क्या, सिंपल ही दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के नजदीक हैं, तो गौचे कॉन्फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। और दोबारा से एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। तो ये कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास पॉसिबल है कब, जब दो ग्रुप मिथाइल हो जाएं। समझ आ रही चीज, यस और नो। एक और नई फॉर्म हमारे पास आ गई, वैसे तो नॉर्मली हमारे पास कौन कौन सी होती थी, स्टैगर्ड और एक्लिप्स होती थी, अब एक और फॉर्म आ गई, कौन सी, गौचे फॉर्म। समझ आ गया कि नहीं। यस सर। हाँ, अब इसमें क्या है, सिंपली जब स्टैगर्ड फॉर्म होएगी, है ना, जैसे फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जिसको हम एंटी कॉन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एंटी कॉन्फॉर्मेशन। एंटी मतलब क्या, जहां पे मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल सबसे स्टेबल होएगी ये। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होएगी, ये एंटी फॉर्म। फर्दर यहाँ पे बाकी जो फॉर्म है उनकी स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगी। सबसे कम स्टेबल कौन सी होगी, जब दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के सामने है, एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, जब दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के सामने, क्योंकि बल्कियर ग्रुप है ना मिथाइल ग्रुप, तो ये ज्यादा रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को। समझ आ गया कि नहीं। दूसरी साइड जब हाइड्रोजन और मिथाइल एक दूसरे के सामने है, तो उस केस में उतनी ज्यादा रिपल्सन नहीं होगी। समझ आ गया। हाँ जी, कंसेप्ट यस क्लियर हो सर। रहा है। हाँ, तो इस यस सर। तरीके से हमारे पास टोटल कितनी फॉर्म आ रही है, टोटल कितनी कॉन्फॉर्मेशन आ रही है, 6 यस। कॉन्फॉर्मेशन आ रही हैं। 6 कॉन्फॉर्मेशन में कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी कम स्टेबल होगी, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। एंटी कॉन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल, एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन जिसके अंदर दोनों मिथाइल ग्रुप पैरेलल आ जाए वो सबसे कम स्टेबल, और बाकी की स्टेबिलिटी इन बिटवीन। हाँ, तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसने ड्रॉ भी कर रखा है, दिस इज एक्लिप्स वन, ये एंटी, ओके, गॉचे, ये सारी की सारी फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ हो रखी हैं। और यहाँ से आप स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर आपके पास स्नैपशॉट लेने का ऑप्शन है, आप प्लीज स्नैपशॉट जरूर ले लो इसका ना, ले सकते हो, स्नैपशॉट यस कर लो, सर। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। ओके, अगर हो गया तो मैं फिर आगे मूव करूंगा। यस सर। हाँ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना, किसकी एनर्जी ज्यादा है, एक्लिप्स 4, जहां पे दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के सामने है, पढ़ पाते हैं ना ग्राफ को, ये जो ग्राफ दे रखा है, जब दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के सामने है सबसे ज्यादा एनर्जी है, मतलब सबसे कम स्टेबल। समझ आया, सबसे कम स्टेबल। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, वो देख लो, दोनों मिथाइल ग्रुप जब एक दूसरे के अपोजिट है, सबसे कम टॉर्सनल स्ट्रेन है यहाँ पे, है ना, ये देख पा रहे हैं ना, पढ़ पा रहे हैं ना ग्राफ को। तो इस तरीके से एनर्जी वाइज आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, फोर्थ जो हमारे पास फॉर्म थी, सेकंड और सिक्स की उससे कम, है ना, और उससे कम फिर आ जाएंगे बाकी जो सारे हैं। और सबसे कम टॉर्सनल स्ट्रेन किसके केस में, एंटी की केस में है। सो ये था सिंपल स्टेट चेन वाले में ना। फर्दर अगर हम बात करें, इसमें साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी देते हैं, साइक्लोहेक्सेन के लिए जैसे चेयर फॉर्म रहती है, बोट फॉर्म रहती है ना, वो सारा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइक्लिक आ गए, साइक्लिक कंपाउंड। 3 मेंबर रिंग के अंदर भी क्या पॉसिबिलिटी है किस चीज की, ये देखो 60 डिग्री एंगल, टॉर्सनल स्ट्रेन इज देयर। सो साइक्लोब्यूटेन का केस, साइक्लोपेंटेन का, साइक्लोहेक्सेन का केस ये है। साइक्लोहेक्सेन के केस में कॉन्फॉर्मेशन किस तरीके से वेरी करेगी, विद रिस्पेक्ट टू वन हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है वहीं से कॉन्फॉर्मेशन वेरी कर जाएंगी। ओके, सो ये इसको हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, ये अदरवाइज सिचुएशन है ना। साइक्लोहेक्सेन की ये पोजीशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वेरी करेंगी पोजीशंस हाइड्रोजन की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वहां से वोट फॉर्म, चेयर फॉर्म हमारे पास निकल के आती हैं बस। लेकिन मैं इतना ही इसमें कवर कर पाऊंगा, ज्यादा नहीं। फर्दर हमारी जो डिस्कशन है इसके अंदर, सेम टॉपिक के अंदर, दैट इज अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है जिसको मैंने कवर करना है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। आपको आइडिया हो गया होगा व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, व्हाट आर कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ओके, अगर एक बॉन्ड के अक्रॉस क्या जो कार्बन सेंटर है वो विद ग्रुप क्या कर जाए, मूव कर जाए, रोटेट कर जाए हल्का सा, तो हमारे पास एक नई कन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, अलग अलग एंगल, इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशन हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के, अगर मैं बोलूं तो, है ना। सो नेक्स्ट इज वी आर हैविंग ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हाँ बच्चे, कैन यू से समथिंग अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? कुछ बता सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, आपने सुना हो इसके बारे में थोड़ा पता हो आपको क्या होता है? अदरवाइज एक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने पढ़ा हो बीएससी में या प्लस टू में, तो वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हाँ बच्चे, एक चीज तो क्लियर है, आइसोमरिज्म मतलब क्या? आइसो मीन सेम, केमिकल फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला। केमिकल बट फॉर्मूला डिफरेंट क्या रहेगा? स्ट्रक्चर। हाँ, बट डिफरेंट क्या, स्टीरियो आइसोमर है ना, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर आता है ये। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन 3 डायमेंशन, है ना। तो ये रहेगा सेम केमिकल फॉर्मूला। लेकिन अब ऑप्टिक्स किसके साथ डील करती है? ऑप्टिक्स डील करती है लाइट के साथ, मिरर के साथ, ये सुनो, इमेज बनेगी इसमें। लेंस के साथ। हाँ, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया ऑप्टिकल आइसोमर मतलब क्या। सिंपली इमेजेस होएंगी, जो कंपाउंड होएगा वो एक मिरर इमेज होएगा या नहीं होएगा, इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन आएगी। तो इस सारी चीज को डिस्कस करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर लें, क्या कायरल मॉलिक्यूल या कायरलिटी। सबसे पहली जो बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए किसको डिस्कस करने से पहले, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस करने से पहले, वो है कायरलिटी। व्हाट आर कायरल मॉलिक्यूल्स, बता सकते हो व्हाट इज कायरलिटी और कायरल मॉलिक्यूल्स? तो मैं आपको सिंपल सा वहीं से जो हमने किया अभी डिस्कस, वहीं से लेके जा रहा हूं आगे। कहाँ पे? स्टीरियो आइसोमरिज्म, 1 सेकेंड देना मेरे को, 1 सेकेंड बस, वहीं से हम क्लियर कर लेंगे कायरलिटी क्या चीज है, कायरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। नॉर्मली कायरल का जो मीनिंग है वो होता है हैंडर्डनेस। क्या होता है? हैंडर्डनेस। हैंडर्डनेस मतलब क्या, जैसे हाथ एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, मिरर इमेज होते हैं।